हेलो दोस्तों, यू आर वेलकम टू आर के रोजगार स्टडी। हम टॉप 25 जीके के क्वेश्चन का ये तीसरा सीरीज है। इससे पहले 2 सीरीज हो गया है। यह क्लास यूपी पुलिस को टारगेट करके एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम को टारगेट करके यह सीरीज चलाई है। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्टार्ट करते हैं हम एक मोटिवेशनल क्विज के साथ। मोटिवेशनल क्विज है, नतीजों की परवाह नहीं मुझे, लेकिन प्रयासों का अपना अलग ही मज़ा है। नतीजों की अगर आप परवाह करेंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा तो कुछ नहीं कर पाएंगे। प्रयास करते रहिए, रिजल्ट अपने आप मिलता जाएगा। यू आर वेलकम टू आर के रोजगार स्टडी। जीके जीएस एंड ईपी ईपी जीके, इसमें जीके जीएस एंड ईपी जीके का क्वेश्चन है। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर पहला, चेचक का टीका, चेचक की रोकथाम के टीके की खोज किसने की। क्वेश्चन आता है कि चेचक के टीके की खोज किसने की, तो इसका आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर ने। हम थोड़ी देर के बाद आंसर इसलिए बता रहे हैं ताकि आप अपने मन में इसका आंसर दे लें। आंसर कर लेंगे क्या क्वेश्चन आंसर हो सकता है, इसके बाद हम इसको सॉल्व उत्तर दे देंगे। देखिए, एडवर्ड जेनर, चेचक की टीके की खोज किसने की, एडवर्ड जेनर ने। अगर देखिए पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन है लुई पास्चर। लुई पास्चर ने क्या किया, तो लुई पास्चर जो है ये रेबीज के टीके की खोज की। अगर रहता है रेबीज का टीका तो लुई पास्चर हो जाता है। रेबीज, कुत्ते के काटने से रेबीज नामक रोग हो जाता है। तो रेबीज की टीका की खोज किसने की, लुई पास्चर ने। और देखिए ये जो है ये चेचक जो है, तो ये चेचक है, चेचक का टीका एडवर्ड जेनर ने खोजा। यह विषाणु से होने वाला रोग है। क्वेश्चन आता है कि चेचक किससे रोग होता है, तो चेचक विषाणु जनित रोग है, यानी कि चेचक वायरस से होता है। इंग्लिश में इसको वायरस कहते हैं और हिंदी में विषाणु कहते हैं। यह त्वचा और पूरे शरीर को प्रभावित करता है। चेचक जो है वो त्वचा और पूरे शरीर को प्रभावित कर देता है। और आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा हो जाएगा प्रश्न नंबर दूसरा। ये प्रश्न नंबर दूसरा पे आ गए। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर में एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, यानी कि कौन सा मानव शरीर में एक अंतःस्रावी, यानी कि इसमें से 3 बहिःस्रावी ग्रंथियां हैं और एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। यूपी पुलिस के एग्जाम में 5 से 6 क्वेश्चन साइंस के रहते हैं, जिसमें बायो के 2-3 रहते हैं कॉमर्स के और मतलब केमिस्ट्री के, और 3-4 रहते हैं फिजिक्स के। कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन रहते हैं साइंस से। तो इसीलिए हम इस सीरीज में साइंस का भी क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। यह क्लास आप आर के रोजगार स्टडी पे देख रहे हैं। देखिए, इनमें से कौन सा मानव शरीर में एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, यानी कि इसमें से एक अंतःस्रावी है और 3 बहिःस्रावी ग्रंथियाँ। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि हमारी अंतःस्रावी ग्रंथि है। देखिए, पसीने की ग्रंथि, पसीना बाहर से निकलता है तो यह पसीना बहिःस्रावी ग्रंथि हो गया। लार ग्रंथि, लार भी बाहर को निकलता है तो लार भी बहिःस्रावी ग्रंथि हो गया। पाचन ग्रंथि, पाचन की भी मान लीजिए बहिःस्रावी ग्रंथि है। तो इसका कौन सा एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो अंतःस्रावी ग्रंथि हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। इसका उत्तर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। क्वेश्चन आता है कि किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। अब हम आ जाएंगे नेक्स्ट, यानी कि अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर, ये हम एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वीडियो कवर करें। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा डिशवाशर में या मशीनों को धोने के लिए उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा मशीनों को धोने के लिए या डिशवाशर में प्रयोग किया जाता है। देखिए, इनमें से कोई नहीं प्रयोग, दोनों अवरक्त तरंगे, यानी कि अपस्रव्य तरंगे, परास्रव्य तरंगे। तो देखिए, डिशवाशर मशीनों को धोने के लिए परास्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। इसके लिए परास्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। मानव शरीर के आंतरिक अंगों की छवियों को प्राप्त करने के लिए भी परास्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि आंतरिक अंग, यानी कि अल्ट्रासोनिक में। जो हम अल्ट्रासोनिक कराते हैं तो अल्ट्रासोनिक में भी परास्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। और परास्रव्य तरंगों का प्रयोग चमगादड़ करती हैं उड़ने के लिए। क्वेश्चन आता है कि चमगादड़ किसका प्रयोग करती हैं, चमगादड़ किस तरंग का प्रयोग करती हैं, तो परास्रव्य तरंग का। ये परास्रव्य क्या होता है, दीवार पे या कहीं भी जाएगा उससे रिटर्न वापस आता है, तो जिससे चमगादड़ रात को उड़ पाती हैं। क्वेश्चन आता है कि परास्रव्य तरंगों का तरंग मतलब कितना होता है, कितना हर्ट्ज, तो 20 हर्ट्ज से कम होता है परास्रव्य तरंगों का। अब आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 4, मानो आँख के दृष्टिपटल पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। मानव आँख के दृष्टिपटल को हम रेटिना कहते हैं, यानी कि रेटिना। तो जो हम लोगों की आँख है, तो आँख के रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है,
यही क्वेश्चन है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत पूछता है। तो देखिए मानव आँख के दृष्टि पटल यानी रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। तो देखिए मानव आँख पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। देखिए इसका ट्रिक हम बनाए हैं कि वास्तविकता, देखिए वास्तविकता हमेशा उल्टी होती है और आभासी यानी कि जो सच्चाई होती है वो हमेशा सीधी होती है। तो वास्तविकता के जैसे कि आप कोई भी काम हो तो वास्तविक इसको याद कर लेंगे कि वास्तविकता जब भी रहेगी तो उल्टा रहेगा। तो देखिए ये तो जानते हैं कि मानव के शरीर की आँख, जैसे कि आप किसी दूसरे मनुष्य की आँख में अगर आप देखते हैं तो आपका छवि उसके सामने उसकी आँख में बनता है, ये आपको दिखता है। तो देखिए दृष्टि पटल पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक तो बनता ही, वास्तविक यानी कि इसके इंग्लिश में रियल कहते हैं, रियल इमेज। तो क्या आप किसी मनुष्य की आँख में देखते हैं तो क्या उसको उसकी आँख पे आप देखें छवि आपका रियल बनता है, तो यस रियल बनता है यानी वास्तविक बनता है। तो वास्तविकता हमेशा उल्टी होती है। देखिए वास्तविकता के साथ सीधा लगा, ये कट जाएगा, आभासी और सीधा होगा ही नहीं। तो वास्तविकता और वास्तविक और उल्टा, तो मानव रेटिना पर या मानव आँख पर कैसी प्रतिबिंब बनती है, तो वास्तविक और उल्टी प्रतिबिंब बनती है। अब क्वेश्चन आता है कि मानव आँख किस प्रकार का लेंस के भांति काम करता है, तो उत्तल लेंस के भांति काम करता है। देखिए हम आ जाएंगे प्रश्न नंबर 5 पे। निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस भी कहा जाता है। किसे मार्स गैस कहा जाता है, तो मार्स गैस कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोर। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, सल्फर डाइऑक्साइड या ऑक्साइड यानी SO2। देखिए SO2, टू का मतलब डाई ऑक्साइड, O मतलब ऑक्साइड और टू मतलब डाई, इसीलिए ये हो जाएगा डाई ऑक्साइड 2 है। तो देखिए मीथेन का फार्मूला होता है CH4 और देखिए CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का होता है CFC। ये इसका फार्मूला हो गया, और कभी फार्मूला पूछेगा तो आप यहाँ से बता सकते हैं। देखिए मार्स गैस एक जहरीली गैस होती है, मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे कि मीथेन को मार्स गैस के रूप में जाना जाता है, मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है। तो देखिए और ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये तो आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड हो गया CO2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। क्वेश्चन पूछता है कि वायुमंडल में यानी ओजोन लेयर को कौन नुकसान पहुंचाता है, तो CFC का प्रयोग कहाँ होता है, तो फ्रिज में होता है। C का मतलब है क्लोरीन, F का मतलब है फ्लोरीन और C का मतलब है कार्बन, क्लोरीन फ्लोरीन और कार्बन। तो CFC इसे ही कहा जाता है। हम आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 6। यह वीडियो आप आरके रोजगार स्टडी पे देख रहे हैं। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो आप इसे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। देखिए अंगूर में पाए जाने वाला अम्ल, यानी कि अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, यह क्वेश्चन बहुत पूछता है। स्टीयरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल और टार्टरिक अम्ल। तो देखिए अंगूर में पाया जाने वाला कौन सा अम्ल है, तो अंगूर में पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। देखिए इसको ध्यान में रखेंगे, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इसको ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेंगे। तो अंगूर में टार्टरिक एसिड पाया जाता है। तो देखिए अम्ल के बारे में कुछ जान लेंगे। एसिड है तो अम्ल क्या होता है, तो अम्ल का pH पूछता है कि एसिड का pH कितना होता है। एसिड का pH होता है 7 से कम। देखिए अगर 7 है तो वह उदासीन है, और 7 से अधिक है यानी कि 7 से 14 तक है तो वह क्षारीय हो जाएगा, और 7 से कम है तो वह एसिड हो जाएगा। पूछता है, क्वेश्चन आता है कि दांतों का जो क्षरण होता है, तो मानव मनुष्य के मुख का दांतों का क्षरण कब होता है, तो जब उसका pH होता है 5.5 से कम यानी 5.5। तो देखिए एसिड के बारे में जानते हैं। एसिड कैसे होते हैं, तो स्वाद में खट्टे होते हैं। एसिड स्वाद में खट्टे होते हैं और पानी में घुलनशील होते हैं। एसिड क्या करते हैं, तो एसिड नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। इसका ट्रिक है, देखिए एसिड लाल, एसिड अम्ल लाल, अम्ल है तो अम्ल क्या कर देता है, अम्ल लाल कर देता है। तो लाल किसको करेगा, नीले को लाल करेगा, और वही क्षारीय में रहता बेस यानी क्षारीय, तो क्षारीय लाल को नीला करता है, अपोजिट हो रहा है। तो देखिए अम्ल लाल यानी कि अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। देखिए अब ये जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्या है, स्टीयरिक एसिड। तो स्टीयरिक एसिड तो ये तो कोई एसिड नहीं होता है। देखिए एसिटिक एसिड कहाँ पाया जाता है, तो एसिटिक एसिड बैटरी में पाया जाता है। क्वेश्चन आता है कि बैटरी में कौन सा एसिड होता है, तो एसिटिक एसिड है। ऑक्जेलिक एसिड ये पालक में पाया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड अगर पूछेगा किस में पाया जाता है, तो ये पालक में पाया जाता है। और देखिए और थोड़ा सा कुछ फैक्ट एक्स्ट्रा जान लेते हैं, इसको थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं ताकि आपको और बता सकें क्वेश्चन इससे रिलेटेड फैक्ट क्वेश्चन। देखिए क्लीन हो गया। अब देखिए अगर क्वेश्चन रहता है कि सिरका
जैसे कि क्वेश्चन पूछता है कि फार्मिक एसिड कहाँ पाया जाता है? तो चींटी के डंक में। ये क्वेश्चन रोज पूछता है कि चींटी के डंक में फार्मिक एसिड पाया जाता है। और खट्टे फल जैसे संतरा हो गया, नींबू हो गया, तो इस सब में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। कैसे? देखिए, खट्टा सी करेंगे तो साइट्रिक एसिड खट्टे फलों में। और लैक्टिक से संबंधित कुछ भी रहेगा, लैक्टिक एसिड, लैक्टोबैसिलस, कुछ भी, तो लैक्टिक दूध से संबंधित होता है। लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है? तो लैक्टिक एसिड दूध या दही में पाया जाता है। इसका रियल आंसर हो जाएगा दही में। तो दूध या दही में लैक्टिक एसिड। एक्जेलिक एसिड हो गया पालक में। और रहता अगर एस्कॉर्बिक एसिड तो वो आंवला और खट्टे पदार्थ में। और टार्टरिक एसिड, तो देखिए टार्टरिक एसिड इमली, अंगूर, कच्चा आम। और यहाँ पर रहता कच्चा आम में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो कच्चा आम में भी पाया जाता है टार्टरिक एसिड। और ये किस में पाया जाता है? तो यह पाया जाता है इमली में। एक्स्ट्रा फैक्ट को ध्यान से सुनेंगे, आपको बहुत काम आएगा। यह क्लास आप रोजगार स्टडी पे देख रहे हैं। देखिए अब हम आ जा रहे हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 7। शरीर को ऊर्जा न देने वाला भोजन तत्व कौन सा है? यानी कि इसमें से किसको अगर आप यूज करेंगे तो तुरंत यह शरीर को ऊर्जा नहीं देगा। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज लवण और वसा। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा खनिज लवण। शरीर को ऊर्जा न देने वाला भोजन तत्व यानी कि खनिज लवण शरीर को ऊर्जा नहीं देता है। 4.18 किलो जूल से 1 कैलोरी बनती है। पूछता है कि 1 कैलोरी बराबर कितना होता है? 1 कैलोरी बराबर पूछेगा कि कितना होता है, तो 4.18 किलो जूल। 4.18 किलो जूल। तो ये हो गया। ऊर्जा को कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं और कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। अब हम आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न नंबर हमारा हो जाएगा 8वां। उत्तर प्रदेश में किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है? देखिए यह यूपी पुलिस में क्वेश्चन यहाँ से जरूर आता है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश के आप लोग जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, प्रयागराज जिसका पहले नाम था इलाहाबाद, यहाँ पे जनसंख्या सबसे अधिक है। जो उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में सबसे जनसंख्या अधिक प्रयागराज जिला में है। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रयागराज उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक आबादी वाला जिला है। और अगर यही पूछता कि ये पूछा है जनसंख्या सबसे अधिक, अगर पूछता कि जनसंख्या सबसे कम, तो सबसे कम अगर पूछता तो सबसे कम हो जाता महोबा। यह उत्तर प्रदेश 2019 में क्वेश्चन पेपर में पूछा था कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम जनसंख्या है, तो महोबा में है। महोबा में सबसे कम जनसंख्या है। अगर देखिए अब हम उत्तर प्रदेश 8 राज्यों से घिरा हुआ है, ये तो आप भी जानते हैं। और देखिए इलाहाबाद का नाम 16 अक्टूबर 2018 को बदलकर प्रयागराज कर दिया गया। प्रयागराज को पहले हम इलाहाबाद के नाम से जानते थे। अब इलाहाबाद का अगर कोई पूछेगा कि प्रयागराज कब से, अगर यूपी पुलिस में आ गया या कहीं भी कि इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कब कर दिया गया, तो यह कर दिया गया 16 अक्टूबर 2018 को योगी आदित्यनाथ द्वारा इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया। अब देखिए अगर कोई क्वेश्चन आता है में कि लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट कहाँ है, तो वो वाराणसी में है। लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट वाराणसी में है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। और यह क्लास आप आर्कियोलॉजिकल स्टडी देख रहे हैं। आ जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 9। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला माचिस उद्योग के लिए फेमस है? उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला माचिस उद्योग के लिए? देखिए माचिस उद्योग के लिए कौन सा हो जाएगा? बरेली, कानपुर, मेरठ, मोतीनगर। तो बरेली। उत्तर प्रदेश का बरेली जिला माचिस उद्योग के लिए फेमस है। अगर पूछता कानपुर, तो कानपुर किसके लिए है? तो कानपुर है चमड़ा उद्योग के लिए। कानपुर है चमड़ा उद्योग के लिए। चमड़ा उद्योग के लिए पूछता तो कानपुर। और मेरठ पूछता तो मेरठ भारत की खेल राजधानी है। भारत की खेल राजधानी अगर पूछता कि कौन सी है, तो मेरठ है खेल राजधानी। तो हम आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न। अगर जैसे बहुत बार पूछता है कि पीतल की मूर्तियाँ का स्थान कहाँ है, तो मुरादाबाद। चमड़े का सामान कानपुर में। लकड़ी के खिलौने लखनऊ और बनारस में। चीनी मिट्टी के बर्तन गुर्दा या इलाहाबाद में। और बिस्किट मोदीनगर, आगरा और अलीगढ़। तो मोदीनगर, आगरा और अलीगढ़ में क्या है? बिस्किट के कारखाने है, बिस्किट उद्योग। तो हम आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर 10। कंप्यूटर इमेज फॉर्मेट में पीएनजी का पूर्ण रूप क्या है? यानी कि पीएनजी का फुल फॉर्म पूछा है।
तो कंप्यूटर का भी क्वेश्चन 1-2 आ जाते हैं, तो इसका जान लेंगे कि पीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, प्रिंटेड न्यू ग्राफिक, तो इसका हम डायरेक्ट आंसर बता दे रहे हैं, आप लोग अपना आंसर सोच लीजिएगा। तो देखिए पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, पीएनजी का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स पीएनजी का फुल फॉर्म होता है। पीएनजी को जीआईएफ प्रारूप छवियों के प्रवर्ती के रूप में भी जाना जाता है। तो देखिए अब हो ही गया ये पीएनजी। और देखिए क्वेश्चन बहुत आप लोग भी जानते हैं कि पीडीएफ तो पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल, इसका हो जाएगा पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट ये हो जाता है पीडीएफ का फुल फॉर्म। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। हम आ जाएंगे प्रश्न नंबर 11 पे। गौतम बुद्ध ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक उपदेश दिए हैं। तो देखिए यह क्वेश्चन यूपी पुलिस 2018 में भी पूछा गया और 2019 में भी पूछा गया। यह वेरी इंपॉर्टेंट, इसको कर लेंगे। गौतम बुद्ध ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर सर्वाधिक उपदेश। तो देखिए अगर सर्वाधिक उपदेश पूछेगा तो हो जाएगा श्रावस्ती में। अगर पूछता कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश उत्तर प्रदेश के किस जिले में दिया, तो पहला प्रथम उपदेश दिए सारनाथ में। अगर पूछता, देखिए पूछा है सर्वाधिक उपदेश, अगर पूछता प्रथम उपदेश तो हो जाता सारनाथ में प्रथम उपदेश हो जाएगा। गौतम बुद्ध को बौद्ध धर्म का संस्थापक के रूप में जाना जाता है। उन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में दिया जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। क्वेश्चन पूछता है कि धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से किस उपदेश को जाना जाता है। प्रथम उपदेश को वो कहाँ दिए थे, तो वो दिए थे सारनाथ में। इसे धर्म चक्र प्रवर्तन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट राय जरूर दें वीडियो के बारे में। देखिए क्वेश्चन है कौशाम्बी। कौशाम्बी क्या है, तो कौशल, कौशाम्बी और वैशाली राज्य की पाली भाषा में उपदेश दिया था। कौशल ये कोई खास नहीं है। सारनाथ में पाला, श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश। देखिए गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था, उन्हें लाइट ऑफ एशिया कहते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल के पास हुआ था। उनके पिता शुद्धोधन थे, वो शाक्य कुल से संबंधित थे। अब हम आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। और कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि गौतम बुद्ध ने कितने वर्ष की आयु में घर का गृह त्याग किया था। तो गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था, जिसे धर्म महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना गया। तो हम आ जाएंगे अगले प्रश्न पे। वीडियो आप आर के रोजगार स्टडी पे देख रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब करें। देखिए 12वां क्वेश्चन पे आएंगे। 25 कुल टोटल मिलाकर हम 25 क्वेश्चन इसमें लिए हैं। देखिए प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा बुंदेलखंड का एक लोकप्रिय गीत है। थोड़ा हम फास्ट करेंगे ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे। तो देखिए ये भी क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था कि बुंदेलखंड का एक लोकप्रिय नृत्य, यूपी पुलिस में पूछा गया था, यूपी पुलिस 2018 में, कि बुंदेलखंड का लोकप्रिय नृत्य क्या है। तो इसका आल्हा है। इस वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर दें कि क्या आप सिर्फ क्वेश्चन आंसर चाहते हैं या एक्स्ट्रा फैक्ट भी चाहते हैं। तो अगर आप एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं चाहते हैं तो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन आंसर करा देंगे, जिससे वीडियो भी छोटा हो जाएगा। आप जैसा आप कहेंगे उसी हिसाब से करना है। तो देखिए बुंदेलखंड का लोकप्रिय नृत्य क्या है, आला है बुंदेलखंड का। रसिया जो है, रसिया यह एक लोकप्रिय नृत्य है जो उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र का है। यह जो है ब्रज क्षेत्र का है। ब्रज क्षेत्र का क्या है, रसिया। यह नहीं पूछता है, सबसे ज़्यादा पूछता है आला। तो आला पुलिस लंगुरिया, अगर आप जानेंगे तो लंगुरिया रसिया का दूसरा रूप है। तो हम आ जाएंगे प्रश्न नंबर 13 पे। एहोल शिलालेख में से किस शासक के साथ जुड़ा है, यानी कि एहोल अभिलेख किस शासक के साथ जुड़ा हुआ है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। एहोल शिलालेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से है। एहोल शिलालेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से है। हम आ जाएंगे प्रश्न नंबर 14 पे। प्रश्न नंबर 14 से 25 टोटल क्वेश्चन है। इनमें से कौन खरीफ की फसल, देखिए ये सभी प्रश्न भी पुलिस में पूछे गए हैं कहीं ना कहीं, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से कौन खरीफ की फसल नहीं है। तो देखिए खरीफ की फसल नहीं है, तो खरीफ की फसल नहीं है। देखिए अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो गलत कर देंगे। आप पढ़ लेंगे खरीफ की फसल कौन है, तो इसमें से आप मार कुछ भी धान या कुछ भी चल देंगे, लेकिन पूछा है नहीं है। तो गेहूँ नहीं है, जैसा कि आप लोग जानते हैं गेहूँ रबी फसल है। गेहूँ कौन सी फसल है, तो गेहूँ है रबी की फसल।
गेहूँ हमारा रबी का फसल है। खरीफ की फसल के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। खरीफ का फसल एक मानसूनी फसल है। ये खरीफ की फसल में कौन कौन आएगा, तो देखिए ये हो गया मूंगफली, धान, मक्का। मूंगफली, धान, मक्का, बाजरा। बाजरा रहता है वो भी खरीफ का फसल हो जाता है। सोयाबीन, मूंगफली, ये सभी, सोयाबीन, ज्वार, रागी, ये सभी जो है ये सभी खरीफ की फसल हैं। देखिए रबी का फसल, रबी के फसल के बारे में जान लेंगे। देखिए रबी का फसल जो है वो सर्दियों के मौसम में बोया जाता है। गेहूँ जैसे गेहूँ सर्दी के मौसम में बोया जाता है यानी ठंडी। तो रबी की फसलें कौन कौन सी हैं, तो देखिए रबी की फसल में गेहूँ हो गई पहली, दूसरा सरसों, सरसों भी है, दलहन की हैं, और जौ है, जौ पूछता वो भी है रबी फसल। और देखिए एक होता है जायद फसल। तो जायद फसल में जो भी नगद बेचा जाता है जिससे पैसा तुरंत मिलता है वो जायद फसल होता है। जैसे ककड़ी, खीरा, तरबूजा, कद्दू, ये सभी जायद फसल हैं। और हम आ जाएंगे प्रश्न नंबर 15 पे। यह क्लास ऑफ आर्कियोलॉजी स्टडी पे देखते हैं भारत के राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत संविधान के उल्लंघन के लिए महाभियोग लगाया जाता है। यानी भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जा सकता है, तो देखिए अनुच्छेद 61, इसका हो जाएगा अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग, यानी क्वेश्चन जो कभी पूछेगा कि महाभियोग का संबंध किस अनुच्छेद से है, तो अनुच्छेद 61 से महाभियोग। और देखिए अनुच्छेद 52, तो अनुच्छेद 52 क्या है, अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी कि राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 से है। और अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 74 है राष्ट्रपति की सहायता के लिए सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा। अनुच्छेद 74 कहता है कि एक मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा जो राष्ट्रपति को सलाह देगा। अब हम आ जाएंगे अनुच्छेद 78, अगर आप जानना चाहेंगे तो अनुच्छेद 78 है राष्ट्रपति को जानकारी प्रदान करने के संदर्भ में प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी आदि, यह सब प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी होगी राष्ट्रपति को सलाह और जानकारी देने के लिए। अब हम आ जाएंगे प्रश्न नंबर 16 पे। अब हम आ गए प्रश्न नंबर 16 पे है। यह क्लास आप आर के रोजगार स्टडी पे देख रहे हैं। देखिए प्रश्न नंबर 16, 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष जनसंख्या की कुल साक्षरता दर कितनी है। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष की साक्षरता दर कितनी है, तो इसका हो जाएगा 82.14%। या 82.14% नहीं कहेंगे, 14 कहना गलत होगा पॉइंट के बाद, उसको सिंगल डिजिट में कहा जाता है। 82.14% पुरुष जनसंख्या हो गई भारत की। 2021 की जनगणना के अनुसार पुरुष की कुल जनसंख्या हो गई 82.14%। क्वेश्चन आता है कि भारत की जनगणना 2011 का आदर्श वाक्य क्या था। ये क्वेश्चन SSCGD में पूछा गया कि आदर्श वाक्य क्या था 2011 की जनगणना का, तो उसका है हमारी जनगणना हमारा भविष्य। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। अब हम आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न नंबर, यहाँ से हमारा प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 16 के बाद। देखिए प्रश्न नंबर 16 के बाद प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 पे आ जाएंगे अब हम। तो यह सिंधु घाटी सभ्यता में स्थल धौलावीरा में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता में जो धौलावीरा स्थान है वो कहाँ स्थित है, क्वेश्चन का अर्थ ये है। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, इतिहास का। तो ये क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो धौलावीरा स्थान पड़ता है वो भारत के किस राज्य में है। भारत के किस राज्य में धौलावीरा है स्थान, भारत के किस राज्य में। तो देखिए राजस्थान, पंजाब, गुजरात, हरियाणा। ऑप्शन है राजस्थान, पंजाब, गुजरात, हरियाणा। तो धौलावीरा भारत के किस राज्य में है, तो धौलावीरा है भारत के गुजरात राज्य में। धौलावीरा भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। धौलावीरा भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। हम आ जाएंगे प्रश्न नंबर 17 के बाद 18 पर। मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी। मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी, यह क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। यूपी पुलिस में पूछा गया है और अदर स्टेट या पुलिस एग्जाम में पूछा गया कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी। तो देखिए मौर्य साम्राज्य यानी मौर्य वंश की राजधानी थी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगति भी हुई थी, यह आप याद रखेंगे। देखिए पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। और अगर क्वेश्चन पूछता है कि पुलिस में भी पूछता था तीसरी बौद्ध संगति कहाँ हुई थी। तीसरी
बौद्ध संगीति तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो वो पाटलिपुत्र में हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक माना जाता है। तो इसको माना जाता है मौर्य वंश का संस्थापक, तो वह है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। हम आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न में, प्रश्न नंबर 19। महाभारत के किस पर्व से भगवत गीता निकाली गई? यानी कि भगवत गीता महाभारत के किस पर्व से निकाली गई? तो भीष्म पर्व। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, इसका सिर्फ आंसर देख लेंगे। प्रश्न नंबर 20 पे आ जाएंगे कि निम्नलिखित में से किसमें प्रसिद्ध गायत्री मंत्र शामिल है? यह भी क्वेश्चन यूपी पुलिस में 2018 में आप देखिएगा जरूर पूछा गया होगा कि गायत्री मंत्र का संबंध किस वेद से है? तो गायत्री मंत्र का संबंध है ऋग्वेद से। ऋग्वेद में क्या है? ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं, 1028 सूक्त है और ऋग्वेद के तीसरे मंडल से है। कौन सा मंडल है? तो तीसरा मंडल। ऋग्वेद के तीसरे मंडल से गायत्री मंत्र शामिल है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र शामिल है। अब हम आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। सारनाथ के खड़े बुद्ध किस राजवंश का उत्कृष्ट उदाहरण है? सारनाथ के खड़े उत्कृष्ट किस वंश का उदाहरण है? तो ये गुप्त वंश का। इसका आंसर जान लीजिए, यह गुप्त वंश का। जो सारनाथ में बुद्ध की पूर्णिमा खड़े है तो वो गुप्त वंश से संबंधित है। गुप्त वंश का प्रसिद्ध राजा कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त। और पूछता है गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? यानी गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? तो गुप्त वंश का संस्थापक है श्रीगुप्त। तो श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक है श्रीगुप्त। अब आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। वीडियो हमारी 25 मिनट की हुई है। थोड़ा सा आर्कियो रोजगार स्टडी पे देख रहे हैं। वीडियो के बारे में अपनी राय आप दे सकते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक चंद्रगुप्त मौर्य ने के मुख्यमंत्री विष्णुगुप्त के राजनीति विचारों के बारे में लिखा है? देखिए, तो क्वेश्चन ऑफ राजनीति से संबंधित कौन सी पुस्तक है? तो अर्थशास्त्र। राजनीति अर्थशास्त्र से संबंधित है। राजनीति से संबंधित कौन सी पुस्तक है? तो अर्थशास्त्र हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 पे आ जाएगा। सम्राट अशोक निम्नलिखित मौर्य शासकों में से किसका पुत्र था? यह क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है कि इसके बारे में मैं आपको क्या बताऊं। सिर्फ जान लीजिए कि ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। यह इसको क्वेश्चन को अब वेरी इंपॉर्टेंट कर लेंगे। यह क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आता है कि सम्राट अशोक के बारे में आप लोग जानते होंगे। सम्राट अशोक मौर्य वंश का भी एक अच्छा शासक माना जाता है। तो सम्राट अशोक किसका पुत्र था? क्वेश्चन दिया किसका पुत्र था सम्राट अशोक किसका पुत्र था? क्वेश्चन है कि सम्राट अशोक किसका पुत्र था? तो सम्राट अशोक किसका पुत्र है? सम्राट अशोक हो जाएगा बिंदुसार का पुत्र। सम्राट अशोक किसका पुत्र है? बिंदुसार का। ध्यान में रखेंगे, सम्राट अशोक बिंदुसार का पुत्र है। अशोक के अधिकांश शिलालेख प्राकृत में थे जो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। क्वेश्चन पूछता है कि अशोक के अधिकतम शिलालेख किस लिपि में है? तो ब्राह्मी लिपि में। अब प्रश्न नंबर 24 पे आ जाएंगे। देखिए, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के क्वेश्चन है कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे जीभी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। इन्हें क्या कहता है? इन्हें कहा जाता है जीभी मावलंकर, यानी कि गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। यह क्वेश्चन यूपी पुलिस के 2018 में पूछा गया है। चाहिए आप तो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का देख सकते हैं। 2018 में पूछा गया प्रश्न है कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश मावलंकर थे। और क्वेश्चन पूछता कि लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो एम ए अयंगर लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। वर्तमान समय में लोकसभा की 17वीं लोकसभा वर्तमान समय में चल रही है। प्रश्न नंबर 25 पे ये वीडियो आप आरके रोजगार स्टडी पे देख रहे हैं। अगर आपको वीडियो को पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करें, वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर दें। देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 है और हमारा लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे? क्वेश्चन पूछता है कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष हो जाएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। तो प्रथम पूछा है कि पहले, यानी कि प्रथम योजना आयोग, तो सबसे पहले भारत के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, तो वही हो जाएंगे। योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। योजना आयोग का नाम बदलकर 1 जनवरी 2015 को माननीय नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग कर दिया। योजना आयोग का नाम बदलकर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग कर दिया है। और अगर क्वेश्चन पूछेगा कि नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी।
तो वर्तमान अध्यक्ष हो जाएंगे नरेंद्र मोदी। या एक क्वेश्चन आ सकता है कि योजना आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान अध्यक्ष हो जाएंगे नरेंद्र मोदी। देखिए, थैंक्स फॉर वाचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब नाउ आर के रोजगार स्टडी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि क्या वीडियो के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट आपको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा होगा तो एक्स्ट्रा फैक्ट को बंद करके हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर करेंगे। वीडियो से जुड़ने के लिए धन्यवाद।